गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज एक बार फिर से मैं अमित कुमार शाह आज आपको क्लास 10th के एसएसटी के चैप्टर 4 के बारे में, जिसका नाम है काम, आराम और जीवन के बारे में आज हम कुछ चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को विश्व साक्षरता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं। अगर बात करें इसी लेसन के पहले हेडिंग की, शहरीकरण, पूरा लेसन इसी पे निर्भर रहेगा, काम, आराम और जीवन। आपको बता दें कि जो शहरीकरण हुआ, ग्रामीण अंचलों से लोगों का शहरों की तरफ प्रवास हुआ, या काम की तलाश में या आराम की तलाश में, और उनका जीवन, उनका रहन सहन, उनका खान पीन किस तरीके से सही दिशा में चल सके, या उनका जीवन यापन किस तरीके से हो सके आदि के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो अगर बात करें शहरीकरण की, तो पिछले अगर बात करें 200 वर्षों में जो आधुनिकीकरण हुआ है, जो शहरीकरण हुआ है, अगर देखें तो सही रूप से पिछले 200 वर्षों में ही हुआ है। और यदि बात करें शहरीकरण की, तो डेफिनेशन के माध्यम से हम आपको डिफाइन करके बता रहे हैं, किसी शहर या कस्बे के रूप में विकसित होने की प्रक्रिया को शहरीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किसी शहर या कस्बे के रूप में विकसित होने की प्रक्रिया को शहरीकरण कहा जाता है। अर्थात शहरीकरण कब उत्पन्न होता है? जब ग्रामीण अंचलों में या ग्रामीण इलाकों में काम ना मिल पाने के कारण और जीवन यापन या उनका रहन सहन स्तर सही ना हो पाने के कारण लोग शहरों की तरफ पलायन करते हैं। अगर हम पिछले इसी हेडिंग में थोड़ा सा डिफाइन करेंगे, फिर उसके बाद हम आपको समझाएंगे प्रेसिडेंसी के बारे में। इससे पहले की अगर बात करें तो भारत में कुछ जो प्रमुख महानगर हुए थे, मुंबई, महाराष्ट्र, मद्रास, चेन्नई, बेंगलोर, लाहौर आदि। इससे पहले भी कई हमारी अगर प्राचीन सभ्यताओं की बात करें तो और निपुर, लोथल, मोहनजोदड़ो आदि के बारे में आप बात करेंगे। वर्तमान में जो शहरों की स्थिति है, ये जो शहर हमने लिखे हैं, या जो प्राचीन सभ्यता वाले शहर थे, और निपुर, लोथल और मोहनजोदड़ो ने जो इसका बसाव हुआ था, इन शहरों का बसाव हुआ था, वो आज के नगरों की अपेक्षा उस समय काफ़ी बड़े थे। और जो शहरीकरण सर्वप्रथम हुआ है वो नदियों के तटवर्तीय क्षेत्रों पर या समुद्रों के तटवर्तीय क्षेत्रों पर प्रारंभ हुआ है। तो शहरीकरण की डेफिनेशन हमने आपको समझा दी। अब आते हैं महानगर की। दूसरी हेडिंग हमारी है, किसी राष्ट्र का विशाल और घनी आबादी वाला शहर, जो प्रायः वहाँ की राजधानी भी होता है, महानगर कहलाता है। क्या होता है? किसी राष्ट्र का विशाल और घनी आबादी वाला शहर, जो प्रायः वहाँ की राजधानी होता है, महानगर कहलाता है। राजधानी का मतलब होता है कि वहाँ पर उपस्थित जो भी मूलभूत आवश्यकताओं की वस्तुएं हैं वो वहाँ पर उपलब्ध होना, जो मानवीय आवश्यकताएं हैं उनका पूरी तरीके से पूरी राजधानी होना, उनके जो भी कार्यक्रम हैं उनका संचालन उसी राजधानी के अंतर्गत किया जाता है। आगे अगर बात करें प्रेसिडेंसी शहर की, अगर प्रेसिडेंसी शहर की बात करें तो ब्रिटिश शासनकाल में इसकी स्थापना की गई थी। ब्रिटिश शासनकाल में 3 प्रेसिडेंसी बनाई गई थी भारत में, मद्रास, बेंगलोर, बंगाल और मुंबई को बॉम्बे प्रेसिडेंसी, बंगाल प्रेसिडेंसी कलकत्ता पश्चिम बंगाल में, और मद्रास तमिलनाडु में। तो प्रेसिडेंसी शहर की अगर बात करें तो महाराष्ट्र में मराठों और अंग्रेज़ों के बीच 1819 का युद्ध हुआ था। इसमें प्रेसिडेंसी शहर बॉम्बे को बनाया गया था। तो प्रेसिडेंसी शहर क्या होता है एक बार फिर से देख लेंगे। हम बता रहे हैं, ऐसे शहर जहाँ सभी प्रकार की सुविधाएं उत्पन्न होती हैं, जैसे कि बंदरगाह, वेयर हाउस, मकान, बाजार, सैनिक छावनियाँ, शिक्षण संस्थान, संग्रहालय आदि प्रकार की जो भी संस्थाएं, मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं व्यक्तियों की, वो वहाँ पर उपस्थित होती हैं। ब्रिटिश शासनकाल के समय बॉम्बे, बंगाल और मद्रास प्रेसिडेंसी शहर की राजधानियाँ थीं। तो ये था प्रेसिडेंसी। एक बार फिर से देख लेंगे,
ऐसे शहर जहाँ सभी प्रकार की सुविधाएं, या फिर बोल सकते हैं ऐसे शहर जहाँ पर सभी प्रकार की मानवीय सुविधाएं, बंदरगाह, वेयर हाउस, मकान, बाजार, सैनिक छावनियाँ, शिक्षण संस्थान, संग्रहालय, पुस्तकालय, अस्पताल, ब्रिटिश शासनकाल के समय बॉम्बे, बंगाल और मद्रास को प्रेसिडेंसी शहर की राजधानियां बनाया गया था। तो ये थे टॉपिक। इसके बारे में अगर इस चैप्टर के आगे हम बात करेंगे तो आएगा भूमि विकास आएगा इसके बाद, और उसके बाद आपका आएगा इसी लेसन में आगे बात करें भूमि विकास के बारे में। तो भूमि विकास दलदली एवं जल में डूबी हुई भूमि को कृषि एवं अन्य कार्यों के लिए उपयोगी बनाना। क्या, एक बार फिर से देख लीजिए, भूमि विकास क्या है? दलदली एवं जल में डूबी हुई भूमि को कृषि एवं अन्य कार्यों के लिए उपयोगी बनाना। अर्थात भूमि विकास का मतलब अर्थात जो पड़ी हुई ज़मीन है, जो बेकार की भूमि है, जो अनुपजाऊ भूमि है या जो बिल्कुल बंजर भूमि है, उसको उपजाऊ बनाने के लिए उस भूमि के टुकड़े पर किए गए ऐसे कार्य जिससे कि उस भूमि पर मकान बनाए जा सकें, उस भूमि पर फसल उगाई जा सके, उस भूमि पर किसी भी प्रकार का कोई उत्पादन किया जा सके। इस प्रकार की इस प्रक्रिया को हम लोग भूमि विकास की प्रक्रिया का नाम देते हैं। आगे यदि बात करें तो पूंजीवाद की, तो पूंजीवाद का मतलब आपको पता ही होगा। पूंजीवाद एक ऐसी व्यवस्था होती है या एक ऐसी संस्था होती है जिसमें पूंजी या धन को प्रधानता दी जाती है। और पूंजीवाद क्या होता है? एक ऐसी संस्था या एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें पूंजी या धन को प्रधानता दी जाती है। ये तो था पूंजीवाद। यदि आगे बात करें तो व्यक्तिवाद की, व्यक्तिवाद के बारे में आप अच्छी तरीके से परिचित होंगे। एक बार फिर से हम डिफाइन करेंगे यहाँ पर। व्यक्तिवाद में क्या होता है? इसमें किसी भी प्रकार की सरकार या संस्था का या समुदाय का किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। इसे हम व्यक्तिवाद कहते हैं। व्यक्तिवाद की परिभाषा यहाँ पर हम दिखा रहे हैं, आपको समझा रहे हैं। आप इन सभी का स्क्रीनशॉट लेकर कॉपी पर लिख सकते हैं। और अगर आपको कोई डेफिनेशन या किसी भी प्रकार की वीडियो में समस्या हो रही है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमको बता सकते हैं। आपकी समस्या का समाधान हमारे द्वारा किया जाएगा। आगे देखेंगे व्यक्तिवाद। तो वह सिद्धांत जिसमें समुदाय की नहीं बल्कि व्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकारों की स्वतंत्र रूप से हिमायत की जाती है, व्यक्तिवाद कहलाता है। अर्थात एक ऐसा सिद्धांत या ऐसा समुदाय जिसमें किसी व्यक्ति विशेष की नहीं चलती, किसी सरकार या किसी समुदाय की बात को नहीं माना जाता है। व्यक्ति केवल अपनी ही बात को रखता है और उसकी बात मानी जाती है। अर्थात उस पर किसी भी प्रकार की कोई शक्ति का प्रभाव नहीं पड़ता है, वो स्वतंत्र होता है, तो वो कहलाता है व्यक्तिवाद। एक बार फिर से, वह सिद्धांत जिसमें समुदाय की नहीं बल्कि व्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकारों की स्वतंत्र रूप से हिमायत की जाती है, व्यक्तिवाद कहलाता है। आगे इसी लेसन में हेडिंग आएगी संयमता आंदोलन के बारे में। तो संयमता आंदोलन के बारे में हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे आपको अच्छी तरीके से। आगे अगर बात करें तो संयमता आंदोलन, यह आंदोलन इस प्रकार का आंदोलन था जिसमें कि मध्यम वर्ग और कामकाजी वर्ग के द्वारा शराब के विरुद्ध या फिर जो भी नशीले पेय पदार्थ थे उनके विरुद्ध चलाया जाने वाला एक प्रमुख समाज सुधार आंदोलन था। और यह आंदोलन 19वीं शताब्दी में चलाया गया था। डेफिनेशन के माध्यम में हम आपको समझा रहे हैं संयमता आंदोलन क्या था। तो संयमता आंदोलन एक मुख्य रूप से मध्यम वर्ग के लोगों द्वारा चलाया गया यह आंदोलन था। यह समाज सुधार आंदोलन था जो इंग्लैंड और अमेरिका में 19वीं शताब्दी में शुरू किया गया था। इस आंदोलन में शराब को परिवार व समाज के विनाश का प्रमुख उद्घोषक माना गया था या प्रमुख जिम्मेदार माना गया था या प्रमुख जिम्मेदार ठहराया गया था। इस आंदोलन में मुख्य रूप से कामकाजी वर्ग या मध्यम वर्ग बोल सकते हैं द्वारा नशीले पेय पदार्थों के उपभोग में या फिर के सेवन में कमी लाने के लिए जोर दिया गया था। और इसमें मुख्य रूप से महिलाएं अग्रणी रही थीं जिनकी मेहनत रंग लाई। आज भी हम लोग देखते हैं कि भारत के साथ साथ कई ऐसे विश्व के देश हैं जिनमें शराब एक नशीले पेय पदार्थ एक प्रमुख कारण बीमारियों के भी बन रहे हैं और उनके पिछड़ने का भी कारण बन रहे हैं। तो ऐसे क्या कारण रहे? और नशीले पेय पदार्थों की बात करें तो शराब को ये एग्जाम्पल में ले लें तो शराब के सेवन से व्यक्तियों में हो रहे
विभिन्न प्रकार के रोग, जिनकी वजह से उनका परिवार आर्थिक तंगी से और जो कामकाज और उनका आराम है, काम तो वो लोग करते हैं, लेकिन अगर फॉरेन एग्जांपल ले लें, काम किया उन्होंने 100 रुपये का और उन्होंने खर्च कर दिए, या फिर नशीले पदार्थ में या फिर किसी भी प्रकार के खर्च में उन्होंने 100 रुपये खर्च कर दिए। अब उनकी जो आराम है, उनकी जो जीवन दशाएं हैं, या फिर उनका जो रहन सहन है, उनका खान पान है, वो कहाँ से सही रूप से चल पाएगा। तो ऐसे आती है आर्थिक मंदी। कल हमने तो ये आती है आर्थिक मंदी, अर्थात उनको आराम की चेष्टा नहीं हो पाएगी, अर्थात वो आराम आने वाले समय के लिए, भविष्य में आने वाली पीढ़ी के लिए ये आराम नहीं हो पाएगी। और उनका जो जीवन है, उनका जो रहन सहन है, उनमें बदलाव भी नहीं आ पाएगा। तो ऐसी कुछ विचारक और समाज सुधारक महिलाओं ने इन सारी बातों को गहन अध्ययन से लिया और नशीले पदार्थों के खिलाफ आंदोलन किया। और 19वीं सदी में इंग्लैंड और अमेरिका में ये आंदोलन महिलाओं के और मध्यम वर्ग के लोगों के द्वारा और कामकाजी लोगों के द्वारा इस आंदोलन को प्रमुख रूप दिया गया, और उसमें कहीं ना कहीं हद तक वो लोग सफल भी हुए। आज अगर भारत की बात करें तो भारत में ये दशाएं काफ़ी अत्यंत चरम सीमा पर गुजर रही हैं। पेय पदार्थों, जो नशीले पेय पदार्थ हैं, उनका सेवन अत्यधिक मात्रा में बढ़ रहा है, जिससे कि नशीले पदार्थों का सेवन करने से लोगों की मृत्यु हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये चिंतनीय विषय है और सोचने विचारणीय विषय है कि कहीं ना कहीं ऐसा क्या कारण रहा है कि जिस पे मादक पदार्थों पे, जो नशीले मादक पदार्थ हैं, उन पे सरकार रोक नहीं लगा रही है और उनको खुली छूट दे रखी है। तो कहीं ना कहीं आज भी महिलाओं के द्वारा या फिर जो मध्यम वर्ग के, मिडिल क्लास के लोग हैं या निम्न स्तर के लोग हैं, सरकार के विरुद्ध ऐसे आंदोलनों का निरंतर प्रयासरत हैं और आंदोलन में लगे हुए हैं, और कहीं ना कहीं इसका प्रभाव लोगों में देखने को मिल रहा है। तो संयमता आंदोलन एक बार फिर से देख लीजिएगा आप, यह मुख्य रूप से मध्यम वर्ग के लोगों के द्वारा चलाया गया था। यह समाज सुधार आंदोलन था जो इंग्लैंड और अमेरिका में 19वीं शताब्दी में शुरू किया गया था। इस आंदोलन में शराब को प्रमुख रूप मानकर परिवार व समाज के विनाश का कारण या जिम्मेदार ठहराया गया था। इस आंदोलन में मुख्य रूप से कामकाजी वर्ग द्वारा नशीले पेय पदार्थों के उपभोग में कमी लाने के लिए किया गया था। लास्ट हेडिंग आज हम आपको बताएंगे चाल के बारे में, और इसके बाद बचे इसके जो भी बिंदु हैं या जो भी हेडिंग्स हैं उसके बारे में हम आपको कल बताएंगे। अभी चाल के बारे में देखिएगा। अगर आगे की बात करें तो चाल के बारे में, चाल देखिएगा, मुंबई की बहुमंजिला इमारतें थीं जिनको चाल कहा गया था। प्रत्येक चाल में कमरों की लंबी कतारें होती थीं, जिनमें प्रत्येक चाल में कमरों की लंबी कतारें होती थीं, और तथा शौचालय जो होते थे वो सार्वजनिक होते थे। इसको कहा गया चाल। मुंबई या फिर बॉम्बे की बहुमंजिला इमारतों को चाल कहा गया। प्रत्येक चाल में कमरों की कतारें होती थी तथा शौचालय सार्वजनिक होते थे। ये था चाल। मुंबई के बारे में अगर बात करें तो मुंबई को प्राचीन काल की अगर बात करें तो, प्राचीन काल की नहीं, अगर पिछले दशक में चले जाएं या पिछले 100 वर्ष पीछे चले जाएं तो 1933 में या फिर 19वीं शताब्दी 20वीं शताब्दी की बात करें तो मुंबई को माया नगरी के नाम से जाना गया, सिनेमा नगरी के नाम से जाना गया। इसके बारे में कल हम आपको बताएंगे मुंबई में भूमि विकास किस तरीके से हुआ। तो बचे हुए जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके बारे में हम आपको कल बताएंगे। आज के वीडियो में इतना ही, और वीडियो में जो भी कमी आपको लगी है या जो भी समझ में नहीं आ रहा है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमको बता सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।